नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है इस बार, वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव, जहां ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। किस तरह से रहेंगी, क्या होगा, क्या उनकी वापसी होगी, या भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कोशिश कर रही है वेस्ट बंगाल में घुसने की। पिछली बार भी 77 एमएलए हो गए थे, 3 से 77 पर पहुंच गए थे। तो क्या उनकी इस बार कोई गुंजाइश बन रही है? क्या इश्यूज हैं, क्या मसला है, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन हमारे मित्र अमिताभ तिवारी जी और उनकी संस्था वोट वाइब लगातार जमीन पर काम कर रही है। वोट वाइब का हमने पहले आपको राउंड 1 का जो ओपिनियन पोल था, सर्वे था, वो दिखाया था। अब राउंड 2 आ गया। हालांकि मैं स्टडी को भी दिखा सकता था अमिताभ जी को, लेकिन हमने कहा अमिताभ जी से खुद समझते हैं कि वो इस पूरे स्टडी को, ओपिनियन पोल को कैसे देख रहे हैं और पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है, इसको समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उसमें किए गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू। देख रहा हूं कि जो ओपिनियन पोल है बहुत इंटरेस्टिंग है और उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिन पर आमतौर पर चर्चा नहीं होती। तो कैसे आप देख रहे हैं इसको? पहले तो ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, फिर उस पर हम आगे चलते हैं। देखिए, अगर ओवरऑल ये जो सर्वे हमने किया है ये थीमेटिक सर्वे है, यानी इसमें हमने कुछ थीम्स पे फोकस किया है। जैसा आप भी कह रहे थे कि कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो वहां से ग्राउंड के लोगों। कन्वेंशनल सर्वे नहीं है कि हाँ, मतलब वोट शेयर, सीट शेयर, अभी इसमें वोट शेयर भी नहीं बताया। सीट शेयर जब तक कैंडिडेट आए वैसे भी कहना मुश्किल है। वो तो मुश्किल है। इसमें थीम्स और इश्यूज पे थोड़ा फोकस है कि क्या नैरेटिव चल रहा है किसका। तो अगर हम ट्रेडिशनल सेफोलॉजी, सिर्फ कन्वेंशनल सेटिस्फैक्शन रेटिंग ऑफ गवर्नमेंट, सीएम की दौड़ में कौन आगे है और मुद्दे क्या हैं, अगर ये 3 जो हमारे पिलर्स हैं आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल सेफोलॉजी के, तो इसमें क्लियरली सेटिस्फैक्शन रेटिंग जो है वो पॉजिटिव है, अराउंड 44%, और 31% लोग नेगेटिव कह रहे हैं। कामकाज उनको नेगेटिव, मतलब कामकाज से खुश नहीं है। लेकिन 15% एवरेज है, मतलब अगर वो नेगेटिव की तरफ टिल्ट होता है तो डिससेटिस्फैक्शन ज्यादा है और उसका इम्पैक्ट नेगेटिव रिजल्ट पे दिख सकता है। पॉजिटिव की तरफ टिल्ट होता है, आधा आधा भी टिल्ट होता है, ये 15% वोटर, तो टीएमसी जो है वो सुरक्षित सेफ जोन में है। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो वहां भी ममता बनर्जी, क्योंकि 15 साल से सीएम है, इस सवाल पे वैसे भी जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होता है उसका टॉप ऑफ द कॉल 3 से 5% अधिक आता है, बट यहाँ पर लगभग दुगना से भी ज्यादा है। यानी उनकी रेटिंग लगभग 42% है, जबकि जो शुभेंदु अधिकारी नियरेस्ट राइवल है भाजपा के, उनकी 19% है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम सारे टीएमसी के लीडर्स को ऐड करते हैं, तो यानी ममता प्लस अभिषेक बैनर्जी, तो 45-46% है। और सारे बीजेपी के लीडर्स को ऐड करें तो दिलीप घोष प्लस समित भट्टाचार्य जो प्रेसिडेंट अभी बनाए गए हैं, और शुभेंदु, तो लगभग 38% है, यानी यहाँ भी 7% की लीड है। और मुद्दों पे आ जाए तो जो ब्रेड एंड बटर इश्यूज है पूरे भारत में, जो बेरोजगारी, तो बेरोजगारी नंबर 1 है यहाँ पे 36% पे, काफी बड़ा नंबर है। और कुछ लोकल इश्यूज, यानी जो वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड आरजी कार, संदेश खाली वगैरह जो इश्यूज हुए हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन सेफ्टी नंबर 2 पर है। और भ्रष्टाचार, जो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम वगैरह की जो न्यूज, रिलेटेड न्यूज है, उसकी वजह से भ्रष्टाचार तीसरे नंबर पे है, लगभग 16 या 18% के। तो ममता आगे है, बट क्रैक्स दिख रहे, डिससेटिस्फैक्शन लेवल है जी। इस पर हम चलते कंबाइंड। हैं। ये समझना चाहता हूँ आपसे कि ये पूरे बंगाल की विधानसभाओं में आपने स्टडी की है, और यदि पूरे इसको बंगाल की लोकसभा में है, जी, पूरे लोकसभा कवर्ड है। अभी स्टेज पे लोकसभा, लोकसभा कवर्ड है, यानी सैंपल हर लोकसभा से है। क्या हम इसको नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल की डिवाइड के तौर पे भी देख सकते हैं कि कैसे है? क्योंकि नॉर्थ बंगाल को आमतौर पर बीजेपी का वो माना जाता है, क्योंकि सैंपल फॉर वोट शेयर पर्पसेस, जो सर नॉर्थ और साउथ बंगाल या जोन वाइज जो सवाल होता है वो नॉर्मली वोट शेयर और सीट शेयर के लिए यूज होता है। सेंटिमेंट के लिए हम देखते हैं कि लार्जली सिमिलर सेंटिमेंट रहता है। और क्योंकि सैंपल अभी थोड़ा छोटा है, जब हम आगे करेंगे
तो तब प्रेसिडेंसी मालदा नॉर्थ। तो दूसरी बात मैं समझना चाहता था कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग इश्यूज आपने लिए हैं, लेकिन क्या गवर्नर वाले इशू पर कोई आपने बात की? क्योंकि गवर्नर जैसे बदले वहां पर, और ये राष्ट्रपति वाली हो सकता है कि बाद की बात हो घटना, मेरे ख्याल से सब कुछ बाद में हुआ, उससे पहले ये हम लोगों ने स्टडी किया है। जी जी, उसके पहले की है, आगे के सर्वे में जरूर इसके ऊपर हम लेकिन सवाल एक जो पूछेंगे। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, हम आगे सारी चीजों पर चले, जो बिल्कुल अनकन्वेंशनल है, वो सवाल है मोदी ममता सेटिंग। उस पर मैं पहले चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ मित्रों से पहले बात हो रही है, मोदी ममता सेटिंग क्या है? जो सर क्योंकि उसमें एक्चुअली आपने 41%, 41.6% लोग समझते हैं कि ऐसी सेटिंग होगी। इसका क्या मायने, पहले ये एक्चुअली जब हमने एक्चुअली इससे पहले 2 राउंड्स और किए हैं, एक तो हमने लास्ट ईयर ही किया था लगभग जुलाई या अगस्त में, और एक जनवरी में किया था। तो ये लोगों की तरफ से ये काफी बड़ा एक फीडबैक वहां से है कि आप इस सवाल को इंक्लूड करिए, यानी वहां पर ग्राउंड पर ये नैरेटिव है, वहां पर ग्राउंड पे एक नैरेटिव है कि जितने सबूत अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ हैं, उससे कहीं कम सबूत हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थे। मतलब एक नैरेटिव है। लेकिन उनको जेल सही, भेज दिया गया। हाँ, उनको जेल भेज दिया गया और इनको जेल नहीं भेजा गया, दैट इज नंबर 1। दूसरा है कि जब एसआईआर एक्सरसाइज पूरे भारत में कंप्लीट हो गया है, कोई भी राज्य नहीं बचा, उसमें विपक्ष के भी राज्य हैं, तमिलनाडु केरल दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं, कंप्लीट हो गया, विपक्ष के भी राज्य हैं और गवर्नमेंट के भी राज्य हैं, लेकिन यहीं पर ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही। ईसीआई ने इतना लीवे स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को शायद कहीं नहीं दिया, ऐसा एक एक नैरेटिव। तो इसकी रेजोनेंस भी है, अगर आप देखेंगे तो 41% लोग कह रहे हैं हाँ ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा उनको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि 41% लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता या कांट से, है ना। नहीं, नहीं पता तो ठीक है, जो पता है वो नंबर काफी है, हाँ, 41.6%। हाँ, और नहीं कहने वाले 17% ही हैं। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, वो बड़ा है। और जो आपने एसआईआर का जिक्र किया, वो भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सवाल जो आपने किया है, वो है ईडी रेड का, जो ममता के जो पैक आईपैक के ऑफिस में हुई और ममता गई, जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई, और वो सवाल ममता जी के फेवर में दिखाई देता है, 36% लोग कह रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा समझाइए। देखिए, ममता बनर्जी एक जुझारी ग्राउंड से उठी हुई लीडर है, ये हम सब ने देखा है, उनकी पॉलिटिक्स भी इसी तरह शुरू हुई है। तो 2021 के चुनाव में भी आपको ध्यान होगा कि एक नैरेटिव सीज करने की उनकी एक स्टाइल है। उनको एक जो भी मुद्दा होता है, उनको एक 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 भनक, आई मीन शी इज एबल टू स्निफ, जिसको कहते हैं द चांस इन एनी एनी यस, अपॉर्चुनिटी, विपदा में भी, जिसको कहते हैं विपदा में भी आपदा में अवसर, अवसर। आपदा में राहुल अवसर। फेवरेट लाइन हाँ, है, आपदा में अवसर। हाँ, तो आपदा में अवसर वाली बात है। तो हमने देखा कि कैसे एसआईआर के मुद्दे पर भी जब विपक्ष या राहुल गांधी रैलीज कर रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा की, ममता यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में खुद पहुंच के पर्सनल अपनी अपीयरेंस। पैरवी कर रही है ना। तो इनका स्टाइल अलग है, इनकी स्टाइल अलग है, वो नब्ज पकड़ती हैं। तो इस मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को सीज करा, वैसे ही पूरे देश में एक माहौल है कि भाई ईडी सीबीआई आईटी को एलिजेडली बीजेपी यूज कर रही है अपने अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ, और उसके एग्जांपल्स भी हैं, हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसकी वजह से भी ये नैरेटिव जो है मजबूत हुआ, और उन्होंने जो एक्शंस लिए उसके फेवर में, मतलब ये जो नैरेटिव में जो लीड है वो टीएमसी को इस विषय पर मिलते हुए दिखी। एक चीज और इसमें समझनी थी, जो आपसे ही समझना है, मतलब सर्वे में नहीं है, जो आपने कहा कि सेटिंग वाला, मोदी ममता सेटिंग, आपकी पॉलिटिक्स पे बहुत नजर रहती है और आप बारीक तरीके से समझते हैं। क्या आप इसको ऐसे भी देखते हैं कि बीजेपी और ममता सेटिंग का मायने यह है कि बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस जो है वो कहीं पर ताकतवर रहे, कांग्रेस को कमजोर रखने, राहुल गांधी को कमजोर रखने के लिए ममता का बना रहना जरूरी है? देखिए, इस पे दो बातें हैं। इसके एक ऑपोजिट थ्योरी जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई रीजनल पार्टीज ही आज की डेट में बीजेपी को चैलेंज दे रही हैं, जहां भी दे रही हैं, और कांग्रेस दे नहीं पा रही। तो इस थ्योरी के हिसाब से तो
बीजेपी को नहीं करना चाहिए सेटिंग। नहीं करना चाहिए, या फिर उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, उनको चाहना चाहिए कि भाई जैसे दिल्ली में हुआ, मतलब कांग्रेस अच्छा करे, आम आदमी पार्टी हार जाए और हमारी यहाँ सरकार बने। दूसरी बात यह है कि नेशनल लेवल पे जो आंकड़ों का खेल है इस बार पार्लियामेंट में, 2019 का जो पार्लियामेंट था उसमें 350 एनडीए, 50 प्रो एनडीए यानी बीजेडी, वाईएसआरसीपी, बीएसपी 50, 400, 400 बनाम 150 लगभग ये आंकड़ा। तो आप देखे होंगे किसी भी वॉइस वोट पे या पार्लियामेंट में 400 बनाम 150 की आवाज है। तो इस बार पार्लियामेंट में क्या हुआ है कि ये 50-0 हो गए हैं। बीजेडी, वाईएसआरसीपी, बीएसपी 0 हो गए। प्रो बीजेपी आप कह सकते हैं जिसको, या जो प्रो बीजेपी स्टैंड ले रहे थे पार्लियामेंट में, वो पार्टी 0 हो गई, और बीजेपी खुद 350 से 290-300 पे आ गई। तो 300 बनाम 250 हो गया। तो 300 बनाम 250 वर्सेस 400 150। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, और तीसरी बात एक ये भी है कि कोई भी क्षेत्रीय दल ऐसा भारत में नहीं है जिसके साथ बीजेपी का फॉर्मल अलायंस पहले नहीं रहा, टीएमसी इंक्लूडिंग। और सिर्फ एक या दो दल होंगे मेरे हिसाब से, समाजवादी पार्टी और आरजेडी, 2 दल हैं, लेफ्ट पार्टीज भी आप जोड़ सकते हैं, जिनका फॉर्मल अलायंस बीजेपी के साथ नहीं। और हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ सबसे पहले सरकार जब बनाई थी समाजवादी पार्टी ने, भी बीजेपी का सपोर्ट था, और लेफ्ट को भी माने तो वीपी सिंह सरकार में वो उनके साथ रहे। तो कांग्रेस के अलावा शायद कोई पार्टी नहीं है। हाँ, क्योंकि 2002 से 7 भी समाजवादी पार्टी की सरकार बीजेपी या वाजपेयी जी के समर्थन या टैसिट समर्थन से ही वहां पर 5 साल की सरकार थी। तो कोई पार्टी नहीं बचती है, तो कांग्रेस ही बचता है। ठीक है, तो इन सभी पार्टीज का व्हाटएवर सेड एंड डन, इनमें लीडर्स हैं जिनके बैक चैनल कम्युनिकेशन और टॉक्स चलते ही रहते हैं, है ना। तभी हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में विपक्ष में आज भी डिस्कनेक्ट है, एक मुद्दे पे सब लोग साथ हैं, दूसरे मुद्दे पे साथ नहीं है साथ में। हाँ, तो क्योंकि राहुल गांधी ने भी एक बहुत अग्रेसिव पोजीशनिंग ले ली है, 3 राज्यों में ऑलरेडी सरकार है कांग्रेस की, मान लेते हैं केरल अगर वो 50-50 चांस, बट एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से उनका चांस है। तो अगर राज्य जिसमें कांग्रेस की शासन है वो अगर जीतती है कांग्रेस, तो वो एक मजबूत रूप में आती है, और भाजपा को तो कांग्रेस ही नेशनली चैलेंज कर सकती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक सेटिंग है या नहीं, बट ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, जो बीजेपी अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनावों में उसके हिसाब से अपनी यहाँ पे फॉर्म करती है। अब सर्वे पे बात करते हैं, तो सबसे पहली सवाल जो हमने लिखा है कि गवर्नमेंट परफॉर्मेंस को लेकर, तो 4.3% लोग टीएमसी के लिए पॉजिटिव हैं और 31% नेगेटिव है, और मुस्लिम्स का सेटिस्फेक्शन भी अच्छा खासा 40% एक्सेलेंट कह रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं 50+ वाले लोग, वो भी 55% है। तो मतलब इतना लंबे समय के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होना और ममता सरकार के लिए सेटिस्फेक्शन होना, आप नहीं देखते कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ा एक ताकत है ममता बनर्जी की? देखिए, ये अगेन अलग अलग राज्यों की फितरत पे भी डिपेंड करता है। तो साउथ में 2 राज्य हैं हमने देखे हैं, केरल, तमिलनाडु, आप कर्नाटक भी उसमें जोड़ सकते हैं, जहां पर हर 5 साल में सरकार ने कैसा परफॉर्म किया उसके ऊपर नहीं होता, सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वहां के लोग समझते हैं कि चेंज इज बेटर फॉर डेवलपमेंट, चेंज करते रहो, की पार्टी इज ऑन द टोज, है ना, काम किया या ना किया। जबकि उसके विपरीत अगर हम ईस्ट में आ जाते हैं, जब ईस्टर्न इंडिया में, तो हमने देखा है बिहार 20+ साल, झारखंड में भी अब सेकेंड टर्म हेमंत सोरेन जीत के आए हैं, बीजू जनता दल 25 साल नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर थे, लंबे समय तक। हाँ, और यहाँ पर 34 साल से लेफ्ट की सरकार, उसके बाद 15 साल से ममता दीदी की सरकार। इधर की जो फितरत है वो है कंटिन्यूटी की। यहाँ एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी आता है। इधर ये चारों स्टेट्स के पर कैपिटा इनकम कम है, डिपेंडेंस ऑफ पीपल अपॉन द स्टेट इज वेरी हाई, तो दे नीड कंटिन्यूटी, दे वांट कंटिन्यूटी, कि भाई हमारे स्कीम्स, हमारे पेंशन्स, कोई नई सरकार आए चेंज न कर दे, स्कीम ही न बदल दे।
सदर्न स्टेट्स में पर कैपिटा इनकम इज हाई, डिपेंडेंस ऑन स्टेट इज लो, है ना, प्राइवेट सेक्टर इज थ्राइविंग देयर, टॉप टॉप 5-7 जीडीपी स्टेट्स जॉब के लिए गवर्नमेंट डिपेंडेंस नहीं है, फाइनेंशियली डिपेंडेंस नहीं है गवर्नमेंट पर। लो, ठीक है, प्लस लिटरेसी लेवल्स आर हाई, अवेयरनेस लेवल्स आर हाई, तो वहां पे लोग बेनिफिशियरी स्टेटस छोड़ के भी जो वोटिंग मोटिवेशन है उनका सिर्फ बेनिफिशियरी स्टेटस नहीं है। आई थिंक इन कारणों की वजह से सेटिस्फैक्शन लेवल मैं बहुत हाई तो नहीं बोलूंगा, डिसेंट है, क्योंकि 15% जो एवरेज वाला मामला है वही गैप है अगर आप देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, और ये वोट ब्लॉक की भी हो सकता है। 15 साल बाद भी यदि इतना भी है 40%, 44%, तो भी मोर देन एनफ की उस तरह से देखना चाहिए कि कोई ये नहीं हो रहा कि मतलब इसको मैं दूसरे तरीके से कहूँ कि कोई ममता विरोधी लहर वहां पर दिखाई दे रही हो आज की तारीख में, वो नहीं दिख रही, इसको ऐसे तो कह ही सकते हैं। हाँ, मतलब बहुत सिग्निफिकेंट कोई ममता विरोधी लहर नहीं है वहां पर अभी आज की डेट में, जब और होते हैं तब चीजें बदलती हैं। हाँ, और डेमोग्राफी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अब 27% जो कोर वोट ब्लॉक, अगर हम 2011 का भी नंबर लेते हैं तो लार्जली ममता दीदी के ही साथ है, ठीक है, तो 27% तो आबादी उनके साथ है, प्लस वहां पर एक कोएलिशन ऑफ एक्सट्रीम्स है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो SC ST OBC समाज में बीजेपी आगे है टीएमसी से, उसने अच्छी सेंध मारी। SC मटुआ समाज ट्राइबल्स में बिकॉज ऑफ अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, और ओबीसीज में, लेकिन मुस्लिम समाज और अपर कास्ट हिंदूज में वो उसके टीएमसी की बढ़त है, अच्छी बढ़त है, कोएलिशन ऑफ एक्सट्रीम्स है वहां पर, एक डिफरेंट इमोशनल इश्यूज के ऊपर इन दोनों वोट ब्लॉक्स का समर्थन है। अपर कास्ट हिंदूज का बिकॉज ऑफ बंगाली अस्मिता प्राइड, एंड माइनॉरिटीज का बिकॉज लार्जली ऑफ एंटी बीजेपी पॉलिसी। तो ये भी एक जो वोट ब्लॉक बड़ा है ये उनके साथ है। दूसरा जो उसके बाद हम जब सरकार की बात करते हैं तो सीएम फेस की बात करते हैं, प्रेफर्ड सीएम फेस, उसमें भी ममता बनर्जी जैसे आपने पहले भी कहा 41.6% पर प्रेफर्ड फेस सीएम की, जो आप कहते हैं कि इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर के लिए भी होता है, लेकिन बीजेपी का 37% है तीनों को मिलाकर। यदि शुभेंदु को देखें तो 19% ही है, और यदि उसको अभिषेक को जोड़ ले तो 45% है, तो 8-9% का 10% का फर्क है दोनों के बीच में। लेकिन सर इसको क्या हम इलेक्शन के नतीजों के लिए इलेक्शन रेफरेंस में ले सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर के लिए हमेशा आगे होते हैं, और अरविंद जी को हमने दिल्ली में देखा तो वो तो बहुत आगे चल रहे थे। जी। क्या इसको एक इलेक्टोरल रिजल्ट की तरफ या डायरेक्शन की तरफ सेंस कर मान सकते हैं? नहीं, मतलब एकदम वर्बैटिम या एकदम इसी तरह का ट्रांसलेशन वोट शेयर्स में हो सकता है ना देखे, इसका कारण वो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है ही। दूसरा है कि जब विपक्ष या पक्ष में तो चलो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर को ही सीएम चेहरा माना जाता है, वो सीएम चेहरा घोषित हो या ना हो, ना विपक्ष में अगर कोई सीएम चेहरा घोषित नहीं होता है तो लार्जली फिर फ्रैगमेंटेड लीडरशिप दिखती है, जिसमें 2-3 लोगों में ये नाम, वहां पर भी 2-3 लीडर्स में ये नाम बट रहा है। अगर हम, जो कि हमें हमें अब ये डिस्कशन करते वक्त ध्यान आ गया कि अगर हम सिर्फ एक ही नाम पे नाम ही ना दे, हाँ नाम ही ना दे तीसरा, ठीक है, तो देखने वाली बात रहेगी कि जो 37-38% बीजेपी की कंबाइंड लीडरशिप है वो 37-38% शुभेंदु को रेट कर रही है, या उसमें से कुछ पोर्शन ममता को मूव हो रहा है या कुछ पोर्शन अदर्स को हो रहा है, ठीक है। और वो 37% जो है शुभेंदु को और उनके बीजेपी प्रेसिडेंट को और तीनों लोगों को, तो वो ओवरऑल तो बीजेपी फेवर्ड वोटर ही है, और उनका वोट शेयर भी है, उनका वोट शेयर बीजेपी का ही हुआ वो, मतलब वो सर्वे के लिए ठीक है, लेकिन वोट शेयर में तो वो 37% वहां जा रहा है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन और मुस्लिम उनका वोट शेयर भी उतना ही है, हाँ वोट शेयर भी उतना ही है, तो वो उसको वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि वो हो सकता है। और जैसे आपने जिक्र किया कि SC ST वाला जो एक्सट्रीम पोजिशन है, तो उसमें ST जो है शुभेंदु के साथ बहुत आगे चल रहा है, 39% पर 32% पर है। एक चीज सर मैं बात कर रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी जो है मुसलमानों में, ये पता नहीं आपका स्थिति में है कि नहीं,
मुसलमानों में ये बात मैसेज कम्युनिकेट कर रही है कि वो देखो अब तो हिंदुओं पर ध्यान दे रही है, वो प्रसाद दे रही हैं, वो जगन्नाथ मंदिर बनवा रही हैं, वो कुछ और कर रही हैं, और आप उनको मुसलमानों का लीडर ना माने। ये एक कम्युनिकेट किया जा रहा है, क्या ऐसा है? दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से एक मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है कि बीजेपी इज नॉट द बंगाल बेस्ड पार्टी या बंगालीज की पार्टी नहीं, जिसे हम सब नेशनलिज्म के तौर पर भी देखते हैं। मतलब ये इसमें नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपने समझ रहे हैं हाँ, इसको। तो ये सेटिंग वाले क्वेश्चन में इसका एक पार्शियल आंसर है। जब हम मोदी और ममता के बीच में क्या एलिजेड सेटिंग है या नहीं पूछ रहे हैं, या अंडरस्टैंडिंग, टैसिट अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज इस बात को बिलीव कर रहा है। हाँ, वो आपने लिखा 48%। सबसे ज्यादा कोर वोट ब्लॉक ऑफ टीएमसी, बट स्टिल एंड सपोर्टिंग टीएमसी, सपोर्टिंग ममता, बट स्टिल बिलीविंग कि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग शायद दोनों लीडर्स के बीच में। मुस्लिम समाज की आज जो बात है सर, अक्रॉस इंडिया इट इज अबाउट रिप्रेजेंटेशन। आज ओवैसी की पार्टी क्यों हर जगह जाकर के 2, 3, 5 सीटें जीतती है? क्योंकि मुस्लिम समाज में बात हो गई है कि भाई, जैसे यहाँ भी अगर हम बंगाल की भी बात करें, तो मुझे लगता है 41 या कुछ एमएलए हैं मुस्लिम समाज के, आई एम नॉट, बट आबादी तो 27% है, बंगाल में 27% है आबादी तो जी, तो एमएलए तो 80 होने चाहिए लगभग अनुपात में, लेकिन आधे। टीएमसी मुस्लिम समाज का वोट उसको मिल रहा है, माना जाता है कि एक वही एक कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम्स उसके पास है, मुस्लिम्स प्लस अपर कास्ट हिंदूज की। लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है, फिर से 55 मुस्लिम समाज के कैंडिडेट्स को टिकट दिया। तो ये जो नैरेटिव बीजेपी का है कि ममता हिंदू समाज को अपीज कर रही है, प्रसाद एंड दुर्गा पजान, आपने बात करी मंदिर भ्रमण और प्रसाद, और पहले भी दुर्गा पूजा मंडल्स को एक बजट के थ्रू एलोकेट होता है वहां पर जो भी चंदा है। ये आपका नैरेटिव तब चलेगा जब आप मुस्लिम कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ज्यादा दे आकर के, ये ओवैसी बोलने लगे वहां आकर के, उनके 2, 4, 5 जीत जाए। लेकिन जो पार्टी मुस्लिम समाज को एक टिकट नहीं दे रही है, उसका ये नैरेटिव नहीं चल रहा। तो क्योंकि अगर समाज नाराज हो भी जाए, ठीक है बात, वो हम देख रहे हैं मोदी देगा नहीं, तब भी उनको नहीं देगा। किसको दे? क्योंकि आपने तो एक भी टिकट नहीं दिया है। हाँ, अब वो है कि हुमायूं कबीर की पार्टी है, वो ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ वोट ले ले, बट वो कोई ओवैसी जैसी उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो बहुत छोटी जगह पर बहुत कुछ, मतलब उनका कोई ऐसा कुछ ये नहीं है, तो ऑल्टरनेटिव नहीं है, बहुत बड़ा फैक्टर नहीं देखता उनको, ऑल्टरनेटिव है नहीं। तो ये नैरेटिव चले कैसे? मतलब नैरेटिव अगर लोगों के दिमाग में सीड कर भी जाती है, अब भी तो उसका वो बंदा करे क्या? क्वालिफाई कैसे करेंगे उसको? हाँ, कॉल टू एक्शन क्या करे जी। और जो दूसरी बात आपने कही शायद कि जो बीजेपी बाहर की पार्टी है या बंगाली अस्मिता कल्चर को नहीं समझती है, ये चलता है अपर कास्ट हिंदूज में बहुत तगड़ा। तो वो आपने बताया कि टीएमसी के साथ है अपर कास्ट, तभी वो आज ये कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम्स है। नहीं तो ब्राह्मण प्लस कायस्थ प्लस मुस्लिम, ये किस पार्टी का वोट बैंक है अक्रॉस इंडिया? यस, बीजेपी किस राज्य में? तो है ना, ब्राह्मण और कायस्थ बीजेपी के साथ है जी। सॉरी, बीजेपी के खिलाफ ममता जी की ताकत इसीलिए बढ़ जाती है कि वो अपर कास्ट ब्राह्मण भी उनके साथ मुसलमान के रहते हुए भी खड़ा हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस सब नेशनलिज्म, रीजनलिज्म, बंगाली अस्मिता, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर, क्या वहां जो बहरी घोटो है ना, कल्चर नहीं समझ में आता, और ये सब बात है। लेकिन एक सवाल जो मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, मतलब डायरेक्ट नहीं है, लेकिन घुसपैठिए का इशू, उसमें आप कहते हैं कि बीजेपी के लिए इलीगल जो इमिग्रेशन है वो 47% स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से है, तो मतलब घुसपैठियों का इशू बड़ा है। और वो जो उसका वोट बैंक है, एससी है 56%, एसटी है 55%, ओबीसी है 55%, इसका मतलब घुसपैठिए बड़ा इशू है। लेकिन क्यों ऐसा, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये इलेक्टोरल रिजल्ट पर असर डाल सकते हैं? क्योंकि ये तो सारा वोट बीजेपी का ही तो है।
अब वही समझ रहा है घुसपैठिए कोई इशू। वही कह रहा हूँ, वही आपने मतलब जिसे कहते हैं हिटिंग ऑन द नेल वाली बात कह दी कि भाई जो समाज में आप, जिस समाज में आपकी पेनिट्रेशन ऑलरेडी है, हाँ और हो सकता है पेनिट्रेशन इस मुद्दे की वजह से भी है, सो इट्स सर्कुलर रेफरेंस, क्योंकि थोड़ा बहुत उसका भी योगदान है इन इन तीनों समाजों में आपकी जो पैठ बनी है। ऑफ कोर्स मटुआ के अलग हाँ इश्यूज हैं, ट्राइबल्स जो हमने बात करी, बेनिफिशियरीज वगैरह, और बट इस समाज की जो सीडिंग होनी चाहिए इस नैरेटिव की अपर कास्ट हिंदूज में, वो नहीं हो रही वो नहीं। जिस लेवल की होनी चाहिए। प्लस अगर आप यहाँ पे, तो हमने वोट शेयर नहीं पूछा है, जब हम वोट शेयर सपोर्ट में देखते हैं तो जो लीड है बीजेपी की अमंगस्ट SC ST OBCs वो 10-15% होती है, जबकि ममता बनर्जी की जो लीड है अमंगस्ट मुस्लिम समाज वो तो बहुत ज्यादा, 70%, 70-75%, 70% से इवन ज्यादा है। अमंगस्ट कास्ट हिंदूज इज 20-22%, है ना। तो वो भी एक इम्पैक्ट है। तो ये मुद्दा है, ये आपके कोर वोट ब्लॉक को टच कर रहा है, बट ये जो कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम में एक धड़ा जो है, अभी वो तक उसमें ये कन्विंस नहीं है, वो ममता नहीं। के साथ, ममता के साथ ही खड़ा हुआ। एक जो इम्पोर्टेंट इशू है जिस पर आपने चर्चा की, SIR को लेकर, जिसमें 66% लोग इसको लेजिटिमेट मान रहे हैं। एक तो थोड़ा सा मुझे ये समझाइए कि क्या चुनाव भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो 80 लाख वोटर्स है, वो जिनके लिए आपने कहा है कि भाई ठीक है गलत है जो भी है, अभी तक उनका कुछ हुआ नहीं है, वो जुडिशियल ऑफिसर्स भी आगे तो नहीं हुआ है। और 6-7 मई मुझे बताया गया कि 7 या 9 मई वेस्ट बंगाल की विधानसभा की आखिरी तारीख है। तो क्या वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंट रूल की तरफ बढ़ रहा है, आपको ऐसा लगता है? और SIR जो है यदि लेजिटिमेट है तो बीजेपी को इसका कोई फायदा हो रहा? देखिए, सारे राज्यों में इंक्लूडिंग ऑपोजिशन राज्य SIR कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम हर हफ्ते तारीख पे तारीख, आई थिंक द फर्स्ट ओरिजिनल डेट वाज January 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या यस January 7। यस। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने ECI को SIR के मामले में यहाँ फंसा तो दिया कि वो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं कर पा रही। जुडिशरी में भी खुद जाकर के वो उन्होंने पैरवी करी, तो कुछ कुछ उसके बाद ऑर्डर्स और स्टेप्स लिए गए। अब ये जो 60 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम है, ये फाइनल वोटर लिस्ट में अभी है नहीं, जो 28 तारीख को रिलीज हुई है, जहां जहां तक मुझे पता है। अब इलेक्शन कमीशन टेक्निकली कैन नॉट अनाउंस अ डेट जब तक ये 60 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वालों की सुनवाई ना हो जाए। सुनवाई ना हो जाए। ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी डेट्स अनाउंस कर दे तीनों जो स्टेट्स के मुझे साथ, बताया गया कि भाई वो अनाउंस कर देंगे, क्योंकि ये SIR के एक्सरसाइज चलती रहे और वो चलती अनाउंस, अनाउंस कर दे, उसका इंतजार नहीं करेंगे। उसका इंतजार नहीं करें, डेट्स अनाउंस कर देंगे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, या सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है, TMC जा सकती है कि भाई जब तक ये 60 लाख लोगों की सुनवाई हुई नहीं है तब तक चुनाव कैसे हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कैन नॉट से कि चुनाव करा लो बिना ये 60 लाख लोगों की सुनवाई के। सुनवाई उसके के। पास दो ऑप्शन है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कहे कि इन 60 लाख लोगों को, या जितने भी आप उस समझते हैं। कैंपेन एंड से पहले आप उस एक पर्टिकुलर डेट से पहले आप सॉल्व कर सकते हैं, करिए। बाकी जो बच जाए उनको एक एनेक्शर में डाल करके, एज एन एनेक्शर टू योर वोटर लिस्ट, उनके नाम डाल करके इस बार उनको वोट करने दिया जाए, या मतलब आइडेंटिफाई कर ले लेकिन वोट डालने दें। वोट डालने दिया जाए, या आप जब तक कंप्लीट नहीं कर सकते आप चुनाव नहीं कर सकते, या आपको चुनाव करना है तो आप कंप्लीट करिए। हमें नहीं पता आप May 7 से पहले कर रहे हैं जो कमीशन कहेगा कि आप ही के ऑफिसर्स कर रहे हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन भी बच गया ना, क्योंकि SC सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल ऑफिसर्स है वही देख रहे हैं, तो कहेगा आप करवा दीजिए जो करना। और उन्होंने शायद कहा है कि ये 60 दिन या 80 से 90 दिन लगेंगे इसमें। तो वो तो इतना बड़ा नंबर है कि वो इतना आसान नहीं है। चलिए अगर देखते हैं। अगर एक ये सवाल सारे जजेस अपने जी, केसेस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन हाँ में सुनवाई कर देंगे, दैट इज कैसे नंबर कर, 1। जी नंबर 2, जुडिशरी के इंटरवेंशन से क्या होगा, जहां तक मुझे ध्यान है कि जुडिशरी कोई फैसला इतनी जल्दी तो लेती नहीं। हाँ
तो नहीं, वो बीएलओ, जल्दबाजी से फैसला नहीं करते। हाँ, तो और ऐसा कैसे? बीएलओ, हाँ, जल्दबाजी में फैसला नहीं कर सकते, ऐसे कर लीजिए, ठोक ताल परख के करेगी तो वो समय लगेगा। तो जिस एक्सपीडेंसी से बीएलओ इन 60 लाख लोगों की सुनवाई करता, वैसी उस जुडिशियल। एक्सपीडेंसी से जुडिशरी नहीं कर सकती। जी। ठीक है, तो जो लेवल ऑफ डिलीशंस है, एक जो प्रोबेबिलिटी है मान लेते हैं, जो बीएलओज में शायद ज्यादा है, वो जुडिशरी में याद। कम है, जी। उसी लेवल की आप डिलीशंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या होगा कि देखिए, बीजेपी कहेगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगा दो, या सुप्रीम कोर्ट की वजह से प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, हाँ। क्योंकि उसने मामला उलझा दिया है। और ममता कहेंगी कि भाई बीजेपी ने प्रेसिडेंट रूल लगाया लगा है। दिया। सुप्रीम कोर्ट देखिए प्रेसिडेंट रूल के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी क्योंकि बोल रहा नहीं। क्यों बोलेगा? क्योंकि हाँ। भाई मई 7 तक अगर सरकार नहीं बन रही है तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑलरेडी है, उसमें हाँ, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन क्या करना है? उसमें जरूरत ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। आप लगाओगे, कोई चैलेंज करेगा तब इंटरवीन करेगा ना सुप्रीम हाँ। कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट आल्सो डायरेक्टली से कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो। और प्रेसिडेंट रूल लगाए बिना उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। इसकी भी तो अब ये नैरेटिव नैरेटिव का खेल है कि प्रेसिडेंट्स रूल किसने लगाया, हाँ। बीजेपी ने लगा। लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, एसआईआर किसने कंप्लीट नहीं होने दिया, दोनों और की वो ऐसे सेटिंग है। तो भी नया इशू रहेगा कि बिना उसके कैसे इलेक्शन करवा रहे हो, उन लोगों का क्या वो होगा, तो हो क्या? ही नहीं सकता सर, वो तो हो ही नहीं सकता है, बिना उन हाँ। लोगों के आप इलेक्शन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं कह सकता, मुझे लगता है, कि आप बिना सुनवाई के इनके इलेक्शन करा दो। आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। ये कह सकता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट देके सबको देने दो, हाँ, वो है। आ तो क्यों फिर नहीं कहेंगे सकता? फिर एक्सरसाइज ही क्यों किया आपने? बेनिफिट ऑफ डाउट देना, फिर एक्सरसाइज क्यों किया? और कंप्लीट करिए और फिर चुनाव कराइए। फिर चुनाव। भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि मई 7 तक चुनाव होना ही है, उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है ना, वही कि उसी मई के 7 तक अगर सरकार नहीं बनेगी तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा, जो भी है, मतलब नॉर्मल प्रोविजन से वो होगा। जी। एक छोटा सा आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ सर, ये इश्यूज पर हम लोग चर्चा करते हैं तो ये बिल्कुल कन्वेंशनल तरीका है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को, प्राइस राइज को और इसको संभालते हैं, ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपके पास भी 36% लोग कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन यदि मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री देखूं तो कोई सरकार अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पर गिरी नहीं, तो जब तक कि बहुत मार नहीं हो जाए, और वैसी मार आज देश में कहीं नहीं दिखाई दे। तो केवल जी अमिताभ तिवारी जी को ये सवाल अच्छा लगता है, इसलिए हम इस सवाल को हमेशा रखें। चुनाव तो होते हैं घुसपैठियों पर, चुनाव तो हो रहे हैं एसआईआर पर, चुनाव तो हो रहे हैं सेटिंग पर, चुनाव तो हो रहे हैं बांग्ला अस्मिता पर, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को हम लाकर, क्या आपको नहीं लगता, मतलब वैसे समझना चाहता हूँ कि इसको कुछ बदलने की जरूरत है? देखिए क्या है कि जैसा आपने भी कहा कि मुद्दों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है इलेक्टोरल एनालिसिस में और सेफोलॉजी में है। ये एक जैसे 4-5 क्वेश्चंस ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है, और आज नहीं, पिछले 50-60 साल से क्वेश्चंस है, और यही टॉप 5 आएंगे। इश्यूज भी लार्जली स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे। इसका फॉलोअप क्वेश्चन होता है कि आप किस आधार पर वोट कर रहे हैं। तो मुद्दों के आधार पर, जैसा जहां तक मुझे याद है जो हमने राउंड 1 में पूछा है, कि मुद्दों के आधार पे कितने लोग वोट कर रहे हैं, तो आई थिंक वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो और कितना वो है? मुझे लगता है कि 15-20% से ऊपर नहीं होगा। अब ऑफ हैंड नहीं याद आ रहा, मैं ढूंढ के निकालता हूँ। तो ठीक है, तो वो उसका मतलब वही हुआ ना कि उस तरह मुद्दों से के वो। आधार पर सिर्फ वोटिंग नहीं होती है, वोटिंग जी। होती है सीएम के चेहरे पर, पीएम के चेहरे पर, विकास पर, और तमाम बेनिफिशियरी इश्यूज पर। मुद्दों पर, नैरेटिव्स पर, मुझे कौन पसंद है, कैंडिडेट पर, पार्टी जी। सिंबल पर, संगठन पर। तो ये जी। एक एस्पेक्ट है, इट इज जस्ट वन ऑफ द मेनी एस्पेक्ट्स। इसीलिए 36% बेरोजगारी बड़ा टॉप इशू। इशू होने के बावजूद भी इसका नेसेसरीली ट्रांसलेशन, जैसा बिहार में भी था, वो रिजल्ट में नहीं। नहीं दिखता, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि एवरीबडी इज वोटिंग ऑन मुद्दा। हाँ, एवरीबडी इज इसीलिए। नॉट वोटिंग ऑन मुद्दा। मुद्दा इसीलिए। इज नॉट द मेन वोटिंग कंसिडरेशन, दैट इज नंबर 1 थिंग। दूसरा, कोई भी मुद्दा, उसका इंपैक्ट इलेक्टोरल रिजल्ट्स पर तब तक नहीं होता है
जब तक वो मुद्दा इफेक्टेड या इम्पैक्टेड के लिए मुद्दा नहीं है। पेनिट्रेशन उसका बहुत नहीं हो जाता, यानी जब तक बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी नंबर 1 मुद्दा नहीं है, तब तक नॉट नहीं होगा। मुद्दा, हाँ मुद्दा नहीं, मेन हाँ, वोटिंग कंसिडरेशन, वही वही महसूस। इट इज, तब तक उसका असर नहीं दिखेगा। बेरोजगारी है लेकिन 80 करोड़ लोगों को राशन बट रहा है, डेटा फ्री वो है, उसको असर नहीं कर तो रहा, उनने मत, एक्चुअली लाइफ तुम पर, लोग मत, डेली लाइफ पर असर उस तरह से नहीं हो रहा उसको, जब तक कि वो परेशान ना हो। तो जब चलिए, तक बेरोजगार के लिए बेरोजगारी नंबर 1 मोटिवेटिंग फैक्टर टू वोट अब नहीं तक वो होगा, कुछ नहीं कर। तब तक उसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। चलिए, देखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि अलग इश्यूज पर आपने उसकी चर्चा की है, और आप तो लगातार काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। हम लोग लगातार लगे रहेंगे। आपका पहले असम वाला भी हम लोगों ने पिछले हफ्ते दिखाया, बहुत अच्छा है। केरल पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच और शुभकामनाएं। थैंक यू सर।